प्रिय साथियों, इसके पिछले वीडियोस में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 इसको कंप्लीट कर लिया था। ऊपर उसके लिंक आ रहे होंगे, क्रम से आप उसको देख सकते हैं। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको देखना है क्वेश्चन नंबर 4 को, और क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों की युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ क्वेश्चंस के रूप में कुछ प्रॉब्लम्स दी हैं और उन प्रॉब्लम्स को हल करना है। उनका अस्तित्व है तो मतलब अगर हल हो सकता है तो हल करना है। और इसमें एक बात कही है कि किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए इसका हल। हमने 3 बीजगणितीय विधियाँ पढ़ी हैं। एक तो पढ़ी हमने ग्राफीय विधि और 3 बीजगणितीय विधियाँ पढ़ी है। उसमें प्रतिस्थापन विधि पढ़ी है, विलोपन विधि पढ़ी है, तो वज्रघूर्णन विधि पढ़ी है। तो उनमें से जो विधि आपको अच्छी लगती है उस विधि का प्रयोग करते हुए आप हल कर सकते हो, क्योंकि इसने यह बोला है बीजगणितीय विधि से, और 3 विधियों में से कोई भी विधि आप लगा सकते हो। अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, एक छात्रावास मतलब हॉस्टल की बात हो रही है कि मासिक व्यय यानी महीने का खर्च का एक भाग नियत है। मतलब अगर कोई स्टूडेंट है बाहर पढ़ने के लिए जाता है, किसी छात्रावास में रहता है, तो उसका जो हॉस्टल का किराया है वो फिक्स है। रहने का जो है वो महीने का जो व्यय है, खर्च है, वो फिक्स है। तथा शेष इस बात पर या इस पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन भोजन लिया है, छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। मतलब रहने का तो उसका फिक्स है, एक भाग उसका नियत है, और दूसरा जो है एक्स्ट्रा जो लगेगा वो इस बात पे निर्भर करेगा कि उसने कितने दिन भोजन लिया है। मान लीजिए एक विद्यार्थी ए है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, एक विद्यार्थी है ए, उसका नाम दिया है यहाँ पे, इसकी जगह कोई नाम भी हो सकता था, वो 20 दिन भोजन करता है तो उसको 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए करने पड़ते हैं। अदा करने पड़ते हैं मतलब चुकाने पड़ते हैं। इसका मतलब जो 1000 रुपये वो दे रहा है, रुपये 1000 जो दे रहा है, तो इसको थोड़ा अगर आप समझें, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ये छात्र है कोई, वो 1000 रुपये दे रहा है। तो ये जो 1000 रुपये दे रहा है उसमें उसका एक तो जो नियत हम बोल रहे थे, प्रश्न में बोला है कि नियत व्यय, मासिक व्यय जो उसका नियत है, हम लिखते हैं नियत, एकदम फिक्स जो है नियत व्यय मतलब नियत खर्च, इसमें नियत व्यय भी आ रहा है। और साथ में इसमें यहाँ से हम शब्द उठा रहे हैं प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, तो यहाँ भोजन का मूल्य भी आ रहा है, भोजन का मूल्य भी आ रहा है। तो दोनों मिलाकर उसको 1000 रुपये चुकाना पड़ता है। इस 1000 रुपये में क्या क्या है, इसमें नियत व्यय मतलब फिक्स उसका जो किराया है वो भी है, और खाने का जो खर्चा है कितने दिन का है, 20 दिन का। कुल मिला के इतना रुपये उसको अदा करना पड़ता है, चुकाना पड़ता है। तो इसमें दोनों बातें आ गई, एक तो इसमें नियत व्यय भी आ गया, नियत जो खर्च है वो भी आ गया, और साथ में इसमें आया है भोजन का मूल्य भी। ठीक, उसके बाद क्या है, जबकि एक विद्यार्थी बी को, दूसरा विद्यार्थी है और उसका नाम है बी, तो यहाँ पे छात्र बोलो या विद्यार्थी बोलो, दूसरा छात्र है या विद्यार्थी है बी है, वो जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो ये करता है, ये इसका 20 दिन का था और ये 26 दिन भोजन करता है, तो इसको चुकाने पड़ते हैं 1180 रुपये। अब 1180 में क्या क्या है, इसमें तो उसका नियत खर्चा है वो भी है, नियत व्यय मतलब नियत खर्च, और साथ में इसमें है भोजन का व्यय यानी भोजन का भी मूल्य इसमें छुपा है। तो दोनों मिलाकर मतलब 26 दिन वो भोजन करता है और उसका नियत किराया, दोनों मिलाकर उसको कितने रुपए चुकाना पड़ेगा, अदा करना पड़ेगा 1180 रुपये। ठीक, बात को समझिएगा। यहाँ पर नियत खर्चा, नियत व्यय और 20 दिन का भोजन का मूल्य मिलाकर 1000 रुपये चुकाना पड़ता है विद्यार्थी ए को, और जो दूसरा विद्यार्थी बी है उसको नियत व्यय और 26 दिन का भोजन का मूल्य मिलाकर 1180 रुपये चुकाना पड़ता है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जो ज्ञात करने के लिए बोला है प्रश्न में, हम उसी को क्या करेंगे, उसको हम मान लेंगे। नियत व्यय को हम x मान लेते हैं और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य इसको हम y मान लेते हैं।
ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, मान लो नियत व्यय बराबर व्यय है तो यहाँ पे रुपए में आएगा, व्यय यानी खर्च, इसको मान लेते हैं x, तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य जो पूछा है प्रश्न में उसी को हम मानते हैं, तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य, इसको मान लेते हैं रुपए y। अब हम चलते प्रश्नानुसार। अब देखिए थोड़ा सा अगर यहाँ पे ध्यान दें तो नियत व्यय हमने x मान लिया, नियत व्यय कितना मान लिया x, और प्रतिदिन भोजन का मूल्य, प्रतिदिन भोजन का मूल्य हमने मान लिया y। ये प्रतिदिन का माना है हमने। अब प्रतिदिन का भोजन का मूल्य y माना है तो 20 दिन का कितना होगा, 20 दिन का होगा 20y। वैसे यहाँ 26 दिन का कितना होगा, प्रतिदिन का y माना तो 26 दिन का हो जाएगा 26y। मतलब नियत व्यय और 20 दिन का जो भोजन का मूल्य है दोनों मिलाकर इसको चुकाना पड़ता है 1000 रुपए। तो पहला रैखिक समीकरण क्या बनेगा, x प्लस 20y बराबर 1000, x प्लस 20y बराबर 1000, इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 1। और दूसरा क्या बोला था, नियत व्यय, इसको x माना है, ये तो फिक्स है, इतना तो देना ही है, और 26 दिन का जो भोजन का व्यय है वो कितना है 26y, दोनों मिलाकर कितना देना पड़ता है 1180 रुपए देना पड़ता है। तो दूसरा रैखिक समीकरण क्या बनेगा, x प्लस 26y, x प्लस 26y बराबर 1180 रुपए, समीकरण नंबर 2 नाम देंगे इसको। अब दोनों समीकरणों को किसी भी विधि से हल कर सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए x के गुणांक बराबर हैं तो हम इसको विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं। स्टेप फर्स्ट, गुणांक बराबर है और चिन्ह समान है, घटाएंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। आप दो में से एक को भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है x प्लस 20y बराबर 1000 और x प्लस 26y बराबर 1180। घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, माइनस है प्लस का माइनस है, प्लस का होगा माइनस, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ देखो 26 में से 20 गया तो 6 बचेगा, 6y, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है बराबर, यहाँ पर घटाएंगे 1180 में से 1000 रुपये जाएंगे तो ये हो जाएगा 180, चिन्ह आएगा माइनस। ठीक है, अब दोनों तरफ माइनस चिन्ह है तो माइनस से माइनस करते हैं कैंसिल, तो 6y बराबर आएगा 180, y बराबर आएगा 180, 6 गुणा में बटे में जाएगा, 6 कम 6, 6 3 18 और 0। इस तरह से y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 30। ये जो y का मान आया है, इस y के मान को आप समीकरण 1 में भी रख सकते हो, समीकरण 2 में भी रख सकते हो। तो हम देखते हैं स्टेप सेकेंड। y का मान समीकरण 1 में रख देते, सिंपली 1 में रखने पर, अब 1 में रखेंगे तो 1 क्या है, x प्लस 20y बराबर 1000 है, तो हम लिखेंगे x प्लस 20, y का मान रख देते हैं 30 बराबर 1000। इसको हल करेंगे तो ये होगा x प्लस, दोनों का गुणा करेंगे तो ये होगा 600 बराबर, यहाँ आएगा 1000। अब इसको आगे हल करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे अगले स्टेप, 600 जो प्लस में है इसको इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा, तो x बराबर 1000 माइनस 600, तो x बराबर 1000 में से 600 गया तो ये बचेगा 400। तो इसका मतलब क्या है, x हमने किसको माना था, x हमने माना था नियत व्यय को, तो नियत व्यय का मान हमारा x माना था और प्रतिदिन भोजन का मूल्य इसको y माना था। तो हम क्या लिखेंगे, अतः नियत व्यय रुपए, x माना था तो x का मान कितना है 400, मतलब 400 रुपये तो उसको फिक्स देना ही है। तथा दूसरा माना था हमने प्रतिदिन
प्रतिदिन भोजन का मूल्य, इसको हमने y माना था, तो y का मान हमारा कितना आया, y का मान आया 30। तो ये आपका आंसर्स हो गए। अब आपको अगर चेक करना है तो देखो थोड़ा सा चेक भी कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं क्वेश्चन, तो आपका कंप्लीट हो गया है। अब देखो अगर विद्यार्थी ए की बात हम करें, छात्र ए की बात करें, तो जो छात्र ए है वो ये जो मान है आप समीकरण 1 और 2 में रख के देख सकते हो, दोनों साइड आपस में बराबर आएंगे, तो उससे भी आपका कन्फर्मेशन हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम चेक कर ले, तो देखो क्या कहा था क्वेश्चन में कि नियत किराया देता है वो, तो नियत जो व्यय है उसका वो है 400 प्लस ये 20 दिन भोजन करता है, तो 20 और एक दिन का उसको देना है 30 रुपये। तो इसको अगर हल करते हैं तो ये हो जाएगा 400 प्लस 20 का गुणा 30 से करेंगे तो ये होगा 600 बराबर ये आ जाएगा 1000 रुपये। तो बराबर 1000 रुपये विद्यार्थी को क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है एक माह का। अगर विद्यार्थी बी की हम बात करें तो विद्यार्थी बी जो है ये 26 दिन भोजन करता है, तो नियत भाड़ा तो या नियत व्यय तो उसका फिक्स है 400, और 26 दिन करता है तो एक दिन का कितना व्यय है 30 रुपये प्रतिदिन का। हल करेंगे इसको 400 प्लस 26 का गुणा 3 में करते हैं तो ये होगा 3 6 18, हासिल का 1, 3 2 6 और 1 7, और ऊपर का 0 लगाते हैं, इनको जोड़ लेते हैं, 0 हो जाएगा, 8 और 0 8 और 7 और 4 11। तो कुल मिला के आपने देखा, आप चाहे तो 100 रुपये के मान समीकरण 1 और 2 में रख के देख सकते हो कि दोनों साइड बराबर है या नहीं। और दूसरा हमने ये चेक करके देखा कि हमारे क्वेश्चन में जो बोला था कि नियत व्यय और एक दिन का उसको 30 रुपये लग रहा है, तो 20 दिन का हो जाएगा 600, और 600 में 400 जोड़ेंगे तो 1000। तो विद्यार्थी ए को 1000 रुपये अदा करना पड़ रहा था, और नियत व्यय 400 रुपये विद्यार्थी बी का, और 26 दिन भोजन करता है, एक दिन का 30 रुपये है, तो 26 दिन का होगा 780, और उसमें 400 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1180। तो इस तरह से हमने ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर दिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके जैसा हम क्वेश्चन कर चुके हैं, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से या अंश से घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वो भिन्न ज्ञात करना है। और हम जानते हैं कि भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर, तो सबसे पहले भिन्न का अंश और भिन्न का हर इसको मानना पड़ेगा। तो भिन्न ज्ञात करने के लिए हम अंश और हर को मान लेते हैं। मान लो भिन्न का अंश मान लेते हैं हम x, तथा भिन्न का हर इसको मान लेते हैं y। तो इसीलिए भिन्न क्या बनेगा, तो हम जानते हैं कि जो भिन्न होता है वो होता है अंश बटे हर, और अंश हमारा है x और हर हमने माना है y। इस तरह से ये भिन्न बन गया। अब जो भी करना है वो इसमें करना है x बटे y में। तो प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्न में क्या बोला है कि एक भिन्न, ये जो भिन्न आया है ये 1/3 हो जाती है। तो जो भिन्न है ये भिन्न 1/3 हो जाती है। कब होती है, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, अंश से 1 घटाया जाता है तब। तो जो भी अंश है उसमें से 1 घटाते हैं तो भिन्न 1/3 हो जाती है। इसको हल करते हैं पहले, तो इसको कोष्टक में रख के तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तिर्यक गुणा करने पर तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 का गुणा पूरे कोष्टक में होगा, 3 गुणा x माइनस 1 बराबर y का गुणा 1 में होगा। 3 का गुणा पहले x में करते हैं तो ये होगा 3x माइनस 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 बराबर y का गुणा 1 में करेंगे तो y होगा। अब अचर को इधर लेकर जाते हैं और चर को इधर लेकर आते हैं तो होगा 3x। y प्लस में है, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस का है तो ये माइनस y होगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। समीकरण नंबर इसको नाम देंगे 1। पुनः प्रश्नानुसार चलते हैं।
पुनः प्रश्नानुसार क्या बोलता है प्रश्न बोलता है और वह मतलब भिन्न की बात हो रही, 1/4 हो जाती है। मतलब भिन्न 1/4 कब होती है? जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो हर में 8 जोड़ते हैं, ये अंश, ये हर, इसमें 8 जोड़ते हैं तो भिन्न कितनी हो जाती है? 1/4 हो जाती है। ठीक है, इसको भी हल करते हैं। तिर्यक गुणा कर दो, तिर्यक गुणा करने पर तिर्यक गुणा करेंगे, कर देते डायरेक्ट। 4 का गुणा x में करेंगे तो 4x, और y प्लस 8 का गुणा 1 में करेंगे तो इतना ही आएगा, y प्लस 8। y को इधर लेके आते हैं, एक्स वाई वाले को एक तरफ रखते हैं, अचर को एक तरफ, तो ये 4x प्लस y का माइनस y बराबर होगा 8। समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 को अगर ध्यान से देखें तो y के गुणांक बराबर है। y का गुणांक -1 है, यहाँ पर भी -1 है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है। तो यहाँ पे y के गुणांक बराबर है तो विलोपन विधि से हल करना आसान होगा। तो हम देखते हैं स्टेप फर्स्ट, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब y के गुणांकों के चिन्ह जो है वो समान है तो इसमें घटाना पड़ेगा। समान चिन्ह रहते तो घटाते हैं। यहाँ लिखेंगे 3x माइनस y बराबर 3 और दूसरा है 4x माइनस y बराबर 8। इसको हल करते हैं, घटा रहे तो चिन्ह बदलेंगे, माइनस, ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, y से y कैंसिल। अब इसके चिन्ह अलग अलग है, 4 का चिन्ह माइनस है, 3 का चिन्ह प्लस है, तो 4 में से 3 गया है 1 नहीं लिखा तो लगता है x, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस बराबर 8 में से 3 गए 5 और 8 का चिन्ह माइनस है तो माइनस। अब दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस होगा कैंसिल, x बराबर आएगा 5। ठीक है, अब देखते हैं स्टेप सेकेंड। स्टेप सेकेंड में क्या करेंगे? x का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो हम सिंपली अब समीकरण 2 में ही रख लेते हैं। 1 में भी रख सकते हैं, 2 में रख लेंगे। तो समीकरण 2 क्या है? 4, x का मान रखेंगे 5 माइनस y बराबर 8। इसको हल करते हैं, 4 पंचे 20 माइनस y बराबर 8। इसको आगे हल करेंगे, y को इधर लेके जाते हैं, संख्या को इधर ले आते हैं, तो 20, 8 प्लस में माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो 20 में से 8 गए तो ये आएगा 12 बराबर y। क्या हम लिख सकते हैं? y बराबर 12। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं? भिन्न हमको कैसे मिलेगा? x और y के मान आ गया और भिन्न हमारा क्या आया था, इसीलिए भिन्न बराबर x बटे y। x का मान है 5 और y का मान है 12। तो इस तरह से हमारा भिन्न आ गया 5/12। अब भिन्न 5/12 आ गया, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो गया, जांच करते हैं। तो भिन्न कितना आया है? भिन्न आया है आपका 5/12। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो अंश से 1 घटा के देखते हैं। अंश से घटाते हैं, ये अंश है, ये हर है, अंश से घटाते हैं। प्रश्न में बोला था घटाया जाता है, घटाते हैं तो कितना आएगा? 4/12। काटेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, कितना होगा? 1/3। तो जैसा प्रश्न में कहा था कि भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। तो अंश में से हमने 1 घटाया तो भिन्न 1/3 हो गई, मतलब बिल्कुल सही है। दूसरी कंडीशन क्या थी? 1/4 हो जाता है भिन्न कब? जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अब इसके हर में 8 जोड़ के देखते हैं। 5/12 हर में जोड़ते 8, तो ये 5/12 और 8 20, भाग देंगे 5 एकम 5, 5 चौक 20, 1/4। देखिए जब हमने अंश में से घटाया तो भिन्न हो गया 1/3 और हर में 8 जोड़ा है तो भिन्न हो गया 1/4। मतलब हमारा जो आंसर है वो एक्यूरेट है, एकदम सही है। या आप क्या कर सकते हो? x और y के मान सिंपली समीकरण 1 और 2 में रख के देख सकते हो, दोनों साइड बराबर है तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हुआ सेकंड। अब है क्वेश्चन चौथे का तीसरा, इसको भी हम हल करते हैं। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में। यश नाम का कोई स्टूडेंट है, यश ने एक टेस्ट हुआ, उस टेस्ट में 40 नंबर अर्जित किए, यानी प्राप्त किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, मतलब उसने जब
सही उत्तर लिखा तो उसको 3 अंक मिले, तथा अशुद्ध उत्तर पर, अशुद्ध का मतलब यहाँ पे गलत मान सकते हो, गलत उत्तर मिलने पर अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, मतलब थोड़ी सी गलती उसने की, या अशुद्ध उत्तर उसने लिखा है तो अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, यश नाम का एक स्टूडेंट है, जब उसने टेस्ट दिया 40 नंबर अर्जित किए, प्राप्त किए, कब, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती हुई। मिलना मतलब एक तरह से प्लस होता है और कटौती मतलब होता है माइनस। यदि उसे, मतलब यश को, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, एक संभावना है कि अगर उसको सही उत्तर पर 4 अंक मिलते यानी प्लस, तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते यानी माइनस, तो यश 50 अंक अर्जित करता। मतलब प्रश्न में ये कंडीशन रखी है, सबसे पहले तो ये रखा है कि जब 40 अंक अर्जित करता है तो प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती होती है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 नंबर मिलते, जहाँ 3 मिल रहे हैं, अगर उसको 4 नंबर मिलते और जहाँ अशुद्ध उत्तर पर उसका 1 अंक कट रहा है, अगर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता, मतलब उसको 50 अंक मिलते 40 की जगह पर। तो टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, तो यहाँ पे ये पूछा है कि टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे। तो टेस्ट में कितने प्रश्न हैं कैसे पता चलेंगे, कितने उसने सही किए और कितने उसने अशुद्ध किए, मतलब यश ने कितने उत्तर सही किए और कितने उत्तर उसने अशुद्ध किए। अगर इन दोनों को मिला ले तो पता चल जाएगा कि कुल कितने प्रश्न थे टेस्ट में। ठीक है, तो पहले हमको सही उत्तर और अशुद्ध उत्तर, सही उत्तर और अशुद्ध उत्तर इनको हमको मानना पड़ेगा। तो हम मान लेते, मान लो सही उत्तर दिए x। अब मान लेते कि यश ने जो सही उत्तर दिए वो x है, हमको नहीं मालूम है नंबर कौन सा है तो हमने x मान लिया, तथा अशुद्ध उत्तर दिए y। अब प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्न क्या बोलता है कि 40 अंक अर्जित किए, 40 अंक अर्जित किए मतलब बराबर 40 आएगा जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक, देखो एक सही उत्तर लिखता है तो 3 अंक, तो एक से सही उत्तर लिखेगा तो 3x होगा, और मिले मतलब प्लस है ये, तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती, अशुद्ध उत्तर है y, अशुद्ध उत्तर है y और 1 अंक की कटौती हो रही तो यहाँ आएगा 1y। अब यहाँ ऐसे आना तो चाहिए था प्लस, क्योंकि तथा लिखा है, लेकिन कटौती हो रही तो ओवरऑल यहाँ माइनस होगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि हमने सही उत्तर को कितना माना, x माना, और अशुद्ध उत्तर उसने कितने दिए, y दिए। तो उसने बोला है प्रश्न में कि जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, तो एक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तो एक से सही उत्तर पर 3x, अशुद्ध उत्तर दिए y, और एक अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती होती है, तो ऐसे अशुद्ध उत्तर दिए y, तो y अशुद्ध उत्तर पर कितने अंकों की कटौती होगी, 1y, तो यहाँ आ जाएगा 1y। तो कटौती का मतलब माइनस, यहाँ प्लस आता था लेकिन क्या हुआ है, कटौती हुई तो माइनस लेना है अपने को, या फिर आप प्लस लेंगे तो कोष्टक में माइनस लेना पड़ेगा, तो ओवरऑल माइनस ही हो जाएगा। तो कितना होगा 3x, अगर आप 1 नहीं लिखना है तो नहीं भी लिख सकते, माइनस y बराबर ये आ जाएगा 40। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 1। समझ गए होंगे आप, बहुत ध्यान से एक बार फिर देख लीजिए कि यश ने सही उत्तर कितने दिए, x उत्तर सही दिए और अशुद्ध उत्तर दिए y। अब जो यश है प्रत्येक सही उत्तर पर, मतलब एक उत्तर सही देता है तो 3 अंक, तो x उत्तर सही देगा तो 3x। उसी प्रकार एक उत्तर अशुद्ध देता है तो 1 अंक की कटौती, तो y उत्तर अगर अशुद्ध देता है तो 1y अंक की कटौती मतलब माइनस, कटौती मतलब माइनस, तो इसको 1 नहीं लिखा तो भी चलता है। और ओवरऑल कितने अंक मिलते हैं उसको, 40 अंक मिलते हैं टेस्ट में। ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरा कैसे बनाएंगे, दूसरा आप आसानी से बना सकते हैं। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, मतलब एक सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, तो एक से सही उत्तर पर 4x हो जाएंगे अंक, तथा अशुद्ध उत्तर पर, अशुद्ध मतलब एक या प्रत्येक,
प्रत्येक अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते, तो एक अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक, तो y अशुद्ध उत्तर पर 2y अंक कटेंगे। कटने का मतलब माइनस बराबर, और h को कितने अंक मिलते हैं अगर ऐसा होता तो 50। ठीक है, इसको आप चाहो तो 2 का भाग भी दे सकते हैं, सभी में 2 का भाग जाता है तो दे देते हैं हम 2 का भाग देने पर या 2 का भाग करने पर। यहाँ जाएगा 2 का भाग देंगे तो 2x माइनस, यहाँ 2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कटेगा y, और इसमें 2 का भाग देंगे तो ये आएगा 25, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे आप देखेंगे y के गुणांक जो है समान है और चिन्ह भी समान है, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को सिंपली घटाएंगे, विलोपन विधि से ही हल करेंगे, आसान पड़ेगी। हम लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो समीकरण 1 है हमारा 3x माइनस वाई बराबर 40, और यह है 2x माइनस वाई बराबर 25। घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, माइनस से माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस, ये कैंसिल, 3x में से 2x गया x बराबर 40 में से 25 गया तो ये आएगा 15। x का मान आ गया। अब हम लेते हैं स्टेप सेकेंड, x का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, हम समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस वाई, तो 2x का मान 15 माइनस वाई बराबर 25। हल करेंगे, 15 दूनी 30 माइनस वाई बराबर 25। y को इधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और 25 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा। 30 में से 25 गया तो 5 बराबर आएगा y। हम लिख सकते हैं y बराबर 5। तो x हमने किसको माना था, सही उत्तर को x माना था, तो हम लिखेंगे अतः सही उत्तर दिए, कितने दिए थे x, और x का मान कितना है 15, तथा अशुद्ध उत्तर दिए अशुद्ध उत्तर को हमने y माना था, तो y का मान कितना है 5। तो देखो सही उत्तर 15 दिए और अशुद्ध उत्तर 5 दिए, दोनों को मिलाएंगे तो पता चलेगा टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे। तो हम लिखेंगे लास्ट सेंटेंस, अतः टेस्ट में कुल प्रश्न। कैसे पता चलेगा कि सही उत्तर कितने दिए और अशुद्ध उत्तर कितने दिए, दोनों को जोड़ेंगे तो टेस्ट में कुल कितने प्रश्न आए होंगे, 20 प्रश्न आएंगे। तो इस तरह से x और y का जो मान आया है आप समीकरण 1 और 2 में रखकर चेक कर सकते हो कि दोनों साइड बराबर है या नहीं। अगर दोनों साइड बराबर आते हैं मतलब आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, और वैसे भी हमारा आंसर सही है। तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 4 के 3 क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में हल कर लिया है। अगले क्वेश्चंस जो बचे हैं उसको अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे। थैंक यू।